सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड में 323 लोगों की जान चली गई है। 1500 लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 288 भारतीय हैं जो लापता हैं। तिब्बत में फंसे 200 भारतीय के संपर्क में अभी विदेश मंत्रालय है। नेपाल में 228 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है, जिसकी जानकारी मिली है। नेपाल में 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक अभी लापता बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरी नजर रखी जा रही है। खासतौर पर जो भारतीय अभी लापता बताए जा रहे हैं उनकी जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है। 288 भारतीयों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। और अब आपको एआई के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर नेपाल में ये तबाही आई कैसे। नेपाल में ना तो बारिश हुई, ना ही कुछ ऐसा देखने को मिला, तब फिर अचानक से ये तबाही कैसे आ गई। दरअसल इसकी शुरुआत होती है बुधवार सुबह 8:37 पर। नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए जाते हैं। पहले इसे भूकंप माना गया, लेकिन ये भूकंप नहीं था, बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ यहाँ पे लहंदे खोला नदी में गिर गया था। इससे बर्फ, चट्टान और मलबे का भारी दबाव बना। पानी और मलबा जमा होने के बाद अचानक आगे बढ़ते चला गया, जिससे बहुत तेज फ्लैश फ्लड बनी। अब संकरी पहाड़ी घाटियों में पानी की रफ्तार बेहद तेज हो गई और रास्ते में आने वाले जो पुल थे, सड़कें थीं, बस्तियां थीं, ये सब प्रभावित हुई। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं ग्लेशियर टूटने की घटना से करीब 5.2 तीव्रता की भूकंपीय रीडिंग दर्ज हुई थी और इसीलिए शुरुआत में इसे भूकंप से जोड़कर देखा गया था। तो इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं नेपाल में ये फ्लैश फ्लड की घटना कैसे घटी। तो नेपाल के नवाकोट में आई तबाही के बाद राहत का काम जारी है, लेकिन राहत का काम वहां कम मुश्किल नहीं है। शवों की तलाश के साथ साथ उन लोगों को भी बेहद सावधानी से तलाशा जा रहा है जिनके जिंदा बचने की अभी उम्मीद है। ये तस्वीर आप देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। इन तस्वीरों में भी आप आवाज सुन सकते हैं। नवाकोट में नदी ने अपना रुख बदल दिया है, बट लोगों के जज्बे ने अपना रुख नहीं बदला है। आप देखिए, ये नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना हार्नेस बांध रहे हैं, अपने हुक्स एक्सेट्रा टाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तैयारी में है कि अगर नदी के उस पार अभी भी कोई फंसा हुआ है जिसको लाने की ज़रूरत है, रोड्स खत्म हो गए हैं, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए हैं, तो आखिर कैसे फंसे हुए लोगों को लाया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। ये जो रस्सी ये बांध रहे हैं, ये 6 किलोमीटर तक की लंबाई जोड़ के इसकी लंबाई बनाई जा सकती है। ये जी 6 किलोमीटर रोप, 6 किलोमीटर तक की लंबाई रोड है। ये आपके हाथ में क्या है? किसी को लाना, ये सुमर है, ये इसके यूज करके से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। क्लाइंबिंग कर सकते हैं ऊपर। हाँ, ऊपर। और ये हमारा हार्नेस, हाफ बॉडी हार्नेस, ये भी प्रयोग करके हम ये रेस्क्यू में यूज कर सकते। अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो हम ये रोप के सहायता से भी हार्नेस बनाकर ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी को लाना होगा तो अपनी पीठ पर या हार्नेस पर लाएंगे आप? हार्नेस वैसे लाएंगे। तो आप देखिए, इनके पास वॉकी टॉकी है, हार्नेस है, रोप है और अलग अलग ये देखिए इनके पास ये अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी हैं, ताकि लोग जो फंसे हुए हैं, और आप देखिए ये विसल भी लगा रखा है इन्होंने, तो अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो इनके विसल से, इनके साउंड सिस्टम से उनको पता लग जाएगा कि मदद उनके पास आ रही है। और जिस
कलर के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये भी अंधेरे में भी देखे जा सकते हैं। और लगातार ये हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ नवाकोट में उड़ रहे हैं ताकि लोगों को ये आश्वासन दिया जाए कि हाँ त्रासदी हुई है, बट नेपाल की सरकार और दुनिया भर के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं इस त्रासदी से उनको निकालने के लिए। नवाकोट से राजेश भारद्वाज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए अरुणिमा। और अब आपको चमोली से एक डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नंदानगर सुतोल सड़क पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड के दौरान नीचे से गाड़ियां गुजर रही हैं। सड़क किनारे खड़े कुछ गाड़ी मलबे और पत्थरों की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल किसी जान हानि की सूचना नहीं है। लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम रवाना हो गई, तो वहीं लैंडस्लाइड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, बेहद डराने वाली तस्वीर, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से काफी लोग प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन कुछ गाड़ियां जरूर इस मलबे के चपेट में आ गई, जिस वजह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि यहां से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अबे और आ गया ऊपर। तो देखिए, नेपाल की तबाही के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट है और ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी ने खुद एरियल सर्वे किया है। और आपको बता दें कि नेपाल में आई बाढ़ की वजह से गंडक नदी में उफान की वजह से 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर का हवाई सर्वे खुद किया। सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गंडक पर आज पहुंचकर जायजा लिया और इंजीनियर से पूरी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, सब कुछ पर नजर बनाकर रखा जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। और हम लोग वाल्मीकि नगर तक जाकर हम लोगों ने देखा, अब धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट हो रहा है। पानी से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार संपर्क रहा। बिहार की चिंता लगातार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कितनी पानी आए। भगवान की कृपा से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी आए और हम स्टेबल हैं। उत्तर बिहार के 8 जिलों में अलर्ट के बीच भागलपुर में गंगा का कहर जारी है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा का पानी अब तिलका मांझी विश्वविद्यालय के लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में भी घुस गया। कॉलोनी में पानी के कब्जा जमाने के बाद ज्यादातर प्रोफेसर ने घर खाली कर दिया है और सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। हालात ये है कि कॉलोनी में करीब 2 फीट तक पानी जमा है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। साथ ही सांप बिच्छू का भी डर सताने लगा है। और आपको बता दें कि हर साल प्रोफेसर कॉलोनी में पानी की मनमानी की यही कहानी होती है। अभी हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग प्रोफेसर्स कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है। प्रोफेसर्स क्वार्टर है और अब इसमें जो है गंगा का पूरा जलस्तर बढ़ने के बाद जो है बाढ़ की स्थिति जो है अब ऊंचे इलाकों पर भी बनाई है और पानी जो है लालबाग में प्रवेश कर गया है। ये जितने प्रोफेसर हैं यहाँ कुछ तो घर छोड़कर कल ही यहाँ से दूसरे जगह पर पलायन कर गए, वहीं कुछ प्रोफेसर जो है अभी यहाँ ठहरे हुए हैं। हर एक साल की ये जो है नियति बन गई है। लालबाग में जो है बाढ़ का पानी हर एक साल प्रवेश करता है। हॉस्टल भी है, छात्राओं का पीजी हॉस्टल है, यहाँ पर 6 हॉस्टल है और उसमें भी हर एक साल यही नज़ारा रहता है। नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। आपको कहा भी लग गया गोल में? हाँ, क्या दिक्कत, डर क्या लग रहा है? सांप कीड़ा फलना चलना। हर एक साल पानी आता है? हाँ, हर एक साल आता है। कोई उपाय नहीं? कोई उपाय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि डर भी लगता है। सांप बिच्छा जो है इस पानी में आता है और इन लोगों को डर रहता है कि कहीं वो डस ना ले। हर साल जो है ये पानी चला आता है इसमें और इसका कोई भी सुविधा और विकल्प नहीं मिलता है, जिससे लोग जितने हैं यहाँ रहते हैं सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दिक्कत काफ़ी होती है? हाँ, दिक्कत काफ़ी हो जाती है। मेरा नौशाद आलम नाम हो। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है परेशानियां काफ़ी है और इसी परेशानी में जो है लगभग 1 माह तक जो है इनको इसी प्रकार से रहना पड़ता है। जब तक गंगा का जलस्तर नहीं घटता, जब तक पानी वापस नहीं जाता, तब तक लोगों की परेशानियां बनी रहती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। ऐसे में परबत्ता प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हो गया है। खगड़िया जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 7 सरकारी नाव की व्यवस्था की गई, जो बाढ़ पीड़ितों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में बदलते मौसम के साथ ही H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में H1N1 स्वाइन फ्लू के मामले 2600 के पार पहुंच गए हैं और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 166 नए मामले बीते 24 घंटे में आए हैं। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह इंदिरा गांधी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और अस्पताल में H1N1 से निपटने की तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया। डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, साथ ही अस्पतालों को भी जरूरी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। सर, 2600 के लगभग आज अभी तक के मामले जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में क्या तैयारियां हैं? कल भी आपने मीटिंग ली थी, निर्देश दिए थे। देखिए, तैयारियां तो आपके सामने हैं। हम राउंड द क्लॉक राउंड ले रहे हैं। हमारे डॉक्टर सारे अलर्ट मोड पे हैं। दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब। और पेशेंट आ भी रहा है तो एक सीजनल फ्लू की तरह आ रहा है और वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने हमारे आइसोलेशन में एक पेशेंट है, वो भी कल परसों तक ठीक होकर चला जाएगा। तो मैं तो यही आपसे कहूंगा आपके माध्यम से कि ये दिल्ली की जनता को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का अलर्ट मोड पे है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे सारा स्टाफ सारे अलर्ट मोड पे है और उनको जो भी सुविधा चाहिए होगी वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सर, परेशानी या पैनिक लोगों में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे कल की भी बात करें तो 166 नए मामले आए हैं। मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर क्या लोगों को पैनिक होना है? और सरकार के अस्पतालों की अगर बात करें तो तैयारी क्या पूरी की गई है? देखिए, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि लगभग नहीं, पूरे हॉस्पिटलों में हम रोज मीटिंग बैक टू बैक ले रहे हैं। साथ में हमारी जो सिविक बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, NDMC एंड दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, उनकी भी मीटिंग हमने साथ ली। अवेयरनेस के लिए साथ ली कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए और ये सारी अवेयरनेस के लिए किया गया। और हॉस्पिटलों में चाहे MCD के हॉस्पिटल हो, उसकी भी इंश्योर किया हमने, NDMC का भी हॉस्पिटल हो और हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हो, सब जगह आइसोलेशन विथ ऑल ऑक्सीजन मीटर आप देख सकते हैं सामने, सब जगह अवेलेबिलिटी कराई गई है। वैसे तो कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, इमरजेंसी आएगी तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने तैयारी करके रखी है। और अब बात बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और उसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की 5 लाख से ज्यादा जीविका दीदियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 4 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में दी गई है, जबकि जीविका से जुड़ी 1 लाख महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त दी गई। इसके साथ ही 10,000 महिलाओं को जीविका निधि के तहत 50 करोड़ का ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों ने 1,38 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया और साल 2030 से पहले राज्य सरकार जीविका दीदियों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन आज बिहार बदला और आपकी ताकत को बदला, इसलिए मैंने कहा आज पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम आपने किया। 1,38,000 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया और हम लोगों की कल्पना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 में जब हम चुनाव में जाए तो उसके पहले सिर्फ महिला बहनों के लिए 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ आपके ऊपर खर्चा करने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए हमारी दीदियों, मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, बिहार की नींव है और बिहार की संस्कृति हम लोगों ने तय किया है कि बॉटम से टॉप तक, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर से लेकर VC तक एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ महिला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा और सिर्फ महिला ही उसमें पदाधिकारी होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। महिला पढ़ने वाली होगी, महिला कर्मचारी होगी, महिला प्रोफेसर होगी और VC भी
महिला ही होगी जिससे कि बिहार में समृद्धि का रास्ता खुल सके। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। हाईकोर्ट से डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी, थानों में सीसीटीवी मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के रवैये से हाईकोर्ट नाराज दिखा, आदेश का पालन नहीं करने पर नाराज है हाईकोर्ट। महाधिवक्ता के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट दिखा। झारखंड के डीजीपी को अवमानना नोटिस भेजा गया है। 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सीएस को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। फाइल किया था जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि लगाने का सीसीटीवी कैमरा में लगाने का, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बताया कि आप लोगों ने इस हमारा जुडिशियल ऑर्डर का कंप्लायंस अभी तक नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते माननीय डीजीपी मैडम को इस केस में स्यू मोटो उनको ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का नोटिस जारी करते हुए उनको अगले तारीख को सशरीर उपस्थित रहने का कोर्ट में निर्देश दिया गया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट से दर्शाता है कि इसमें जो डॉक्टर थे जिसको मेडिकली फिट घोषित कर दिया गया था रिमांड से पहले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो उनके ऊपर एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। इंक्वायरी कमेटी में उन्हें क्लीन चिट कर दिया गया था। और अब रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एपीपी परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। फिलहाल रोक नहीं लगने से अभ्यर्थियों को तत्काल राहत नहीं मिली है, लेकिन सरकार के जवाब के बाद मामले की तस्वीर और साफ हो सकती है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दलान पर सो रहे युवक को गोली मारी गई है। गोली से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पारिवारिक रंजिश में गोली मारने का आरोप है। विक्रम के उदरचक गांव की घटना बताई जा रही है। मौके से खोखा और कारतूस बरामद किया गया। प्राथमिक योगदान थाना प्रभारी विक्रम के द्वारा तत्क्षण घटनास्थल पर पहुंचा गया तो पता चला कि अमित कुमार पिता मनोज कुमार को गोली लगी है। उन्हें तत्काल पीएचसी दतियाना इलाज में ले जाया गया। वर्तमान में पारस में उनका इलाज चल रहा है। 11:30 में घटना हुआ कि तरह गोली चल रहा है। सभी लोग अपना कल रात 11:30 बजे सभी लोग अपना हाथ में पिस्तौल के साथ था। कितना लोग थे? 3 लोग गोली चला रहा है, 3 लोग यहाँ ठहरा था। पूर्णिया में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां बनमनखी थाना की पुलिस ने निपानिया गांव में छापेमारी कर एक घर से कुल 942 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद किया है। पुलिस ने एक तस्कर दिनेश यादव को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। छापेमारी टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की गई। वहां पर पहुंचकर एक बासा में छिपा कर रखे हुए अवैध शराब को, जो कि विदेशी शराब थी, उसको बरामद किया गया है। कुल करीबन अंग्रेजी शराब 342 लीटर और बियर 582 लीटर, तो तकरीबन मिलाकर 924 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है। और अब कारोबार की खबर पर नजर डालते हैं। सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले सोने की कीमत में करीब 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी की कीमत में 3300 रुपए प्रति किलो से ज्यादा तेजी आई है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,790 के करीब है, तो वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,50,140 है। चांदी का रेट 2,59,900 रुपए किलो है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,63,130 रुपए चल रहा है और इस तरह 22 कैरेट 1,49,550 और 18 कैरेट 1,22,390 है। और अब बात मनोरंजन जगत की।
हरियाणवी सिंगर की हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वारदात के बाद सीसीटीवी में अब आरोपी भागता हुआ दिखा। अंकित बलियान की गोली मारकर हत्या की गई थी। भोलू शाहपुरिया ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये पोस्ट। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकित जिम से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठे ही थे कि तभी 4 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने करीब 14 राउंड गोलियां चलाई, जिससे अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद परिजन और लोगों में आक्रोश फैल गया। परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर करीब 5 घंटे तक जाम लगाया। बाद में पुलिस ने परिजनों को समझाया और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। हमलावरों की तलाश जारी है। सिंगर अंकित बालियान की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, इस पर बातचीत करने के लिए एसपी शामली एनपी सिंह हमारे साथ है। सर, जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि परिवार लगातार दबाव बना रहा है कि जांच जल्द से जल्द की जाए? नहीं, एक्चुअल परिजनों से हमारी कल रात में बात हो गई थी, उनको हमने संतुष्ट कर दिया था। घटना चूँकि बड़ी है ही है, उनके सुपुत्र की हत्या हुई है और हमारी लगातार टीमें इस समय लगी हुई हैं और आपको मालूम है कि इसका लिंक जो है थोड़ा हरियाणा से कनेक्ट हो रहा है। तो हमारी पूरी स्वाट सर्विलांस की टीम है, हमारे स्टेट की जो की टीम है, सब लगी हुई है और बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट हम लोग करेंगे। हमारे लिए खुद ही बहुत चिंता का विषय है ये, क्योंकि ये सब लोग अब तक वहीं ये सब करते थे, अब यहाँ ये लोग सीमा पार करके यहाँ गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें चिंता का विषय। हमारी पूरी टीम लगी इसमें और बहुत जल्दी इसमें हम लोग घटना